हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। बीएड थर्ड ईयर का आज मैं बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये सिद्धांत प्रसार शिक्षा के पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्धांत आपको लिखने के लिए आता है और आपको लिखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं अपना सिद्धांत क्या है। प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण विधि है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा कि प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण विधि है। ठीक है, तो आधुनिक है क्योंकि ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है और आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा कैसा शिक्षण विधि है। तो आपको बताना होगा कि ये आधुनिक शिक्षण विधि है। क्या प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण विधि है? ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी कि प्रसार शिक्षा किससे रिलेटिव है, तो आपको बताना है कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटिव है। ठीक है, तो ग्रामीणों की कुछ अनुभूति, आवश्यकताएं एवं समस्याएं होती हैं। ठीक, प्रसार शिक्षा क्या करता है कि प्रसार शिक्षण द्वारा व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्प्रेरित करके तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर इन आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है या उसकी समस्याओं का निदान ढूंढता है। इस प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व, संगठनों और संसाधनों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रजातांत्रिक माहौल में इस सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। शिक्षण के फलस्वरूप मानव व्यवहार, उसकी कार्यदक्षता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, जो अत्यंत सामाजिक परिवर्तन के रूप में विस्थापित होता है। ठीक है, देखिए प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, मानव कल्याण। इसको भी बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रसार शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है मानव कल्याण का। ठीक है, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है, निर्मित विचार एवं तर्क द्वारा कुछ मत या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। तो यानी कि जो मत या विचार होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी भी कार्य या उद्देश्य को दिशा निर्देश मिलता है तथा सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। ग्रामीण समुदाय सुखी हो, समृद्ध हो, उन्नति हो, अपने परिवेश में संतुष्टि हो। ठीक, इन्हीं उद्देश्यों से संबंधित अन्य लाभकारी स्थिति की प्राप्ति प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक, इनकी प्राप्ति हेतु प्रसार शिक्षा के विशेषज्ञों ने क्या किया है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत ये क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत आपका क्या है, पहला सिद्धांत आपका है अनुभूति आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है कि प्रसार शिक्षा जब प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है कि सबसे पहले व्यक्तियों की रुचियों और आवश्यकताओं का वो क्या करे, एक क्या है उसको समझने, उसके अनुभूति करे कि इनकी आवश्यकताएं क्या है, इनकी क्या कहते हैं, रुचियां क्या हैं। उन व्यक्ति की अनुभूति की जो आवश्यकताएं हैं उनको उसको अनुभूत करना है, तो तुरंत क्या करेगा वो उसका हल ढूंढेगा और जब वो उसको अनुभूत कर लेगा तो वो सहज ही उसका हल ढूंढ लेगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के प्रति वो सतर्क रहता है और उसकी पूर्ति करने के लिए जिज्ञासु भी रहता है। तो सबसे मेन क्या है इसके लिए कि अगर आपको कार्यक्रम सफल बनाना है तो सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तभी आपके कार्यक्रम की क्या हो सकती है कि वो सफल बन सकता है, प्रसार कार्य आपका संपन्न हो सकता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर अगला है आपका जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है कि देखिए कोई भी समस्या जब हमारे सामने होती है तो सबसे पहले उसके जड़ तक हमें पहुंचना है कि ये कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम जड़ तक जब तक पहुंचेंगे नहीं कि ये समस्या अगर इसके सामने आई है तो कहाँ से आई है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जब तक उसके जड़ तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक क्या होगा कि हम उसका निराकरण या उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले
ग्रामीण की जो भी है, मान लीजिए कोई उसके अंदर आर्थिक भिन्नता है या निरक्षरता है, ठीक है, या तकनीकी ज्ञान या आधुनिक संसाधनों की कमी है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान जड़ तक, इन समस्याओं क्या है, जड़ तक पहुंचने के बाद ही हमें प्रसार कार्य की शुरुआत करना चाहिए। जब एक प्रसार करता है सर्वप्रथम ये सब देख लेता है, उसके बाद ग्रामीणों के वर्तमान स्थिति क्या है इन सबको जान लेता है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, बौद्धिक कैसी है, शैक्षिक कैसी, आवासीय संसाधन संपन्नता, यानी सारे संबंध वो कर लेता है, उसके संदर्भ में जान लेता है। उसके बाद ही वो अगर कार्यक्रम को अपने प्रसार कार्य शुरू करता है तब वो सफल होता है, वरना वो विफल हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नमनीयता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, प्रसार शिक्षण पद्धति में जो होता है नमनीयता सिद्धांत बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये विभिन्न परिवेशों में व्यक्ति होते हैं, ठीक, विभिन्न परिवेश, स्थान और व्यक्तियों के जो भी स्वरूप होते हैं सब में परिवर्तन होता रहता है। तो नवीनता का यानी नमनीयता का सिद्धांत जब आप पाठ्यक्रम कोई लागू कर रहे हो, अनुपालन नहीं करोगे उसका, तो क्या होगा, उस परिवेश या उस स्थान या जिस व्यक्ति के लिए आप निर्मित कार्यक्रम चलाना चाह रहे हो वो लक्षित कार्यक्रम नियोजित नहीं किया जा पाएगा। तो प्रसार शिक्षण पद्धति के लिए क्या है, नवीनता का होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, कोई कार्यक्रम आप कई अवस्थाओं से कोई भी कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, ठीक है, तो कई कार्यक्रम जब आप शुरू करते हो तो उसकी कई अवस्थाओं से होकर वो गुजरता है, ठीक है। इन अवस्थाओं को जैसे कि आप मान लीजिए का कह दीजिए, ठीक, ख कह दीजिए, तो इन सब ऐसे विश्वास से क्या करना है कि आप साक्षरता सूचांक जो होता है वहाँ पे निम्न पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कार्यक्रम का नियोजन में परिवर्तन लाना होगा या अंतर लाना होगा, ठीक। स्व इच्छा का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत आपका बहुत अच्छा है, स्व इच्छा का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि सीखने की जो क्रिया होती है वह स्व इच्छित होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये कारण नहीं है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आप क्या करें कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर करें, ऐसा कुछ नहीं। उसकी अंतर प्रेरणा या स्व प्रेरणा से अभिभूत होकर वो आगे बढ़ेगा। अगर वो स्व इच्छा से कार्य करेगा, स्व इच्छा से प्रेरित होगा, तभी समस्याओं का वो हल ढूंढ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसको प्रोत्साहित करना है कि आप इस कार्य को करिए, ना कि उसको के ऊपर दबाव डालना है, ठीक है। देखिए स्वयं की सहायता का सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है। जब क्या कहते हैं, स्वेच्छा से आप कार्य करोगे तो आप स्वयं की सहायता करोगे, यानी कि स्वतः प्रेरणा या अंतः प्रेरणा द्वारा आपका ये प्रसार शिक्षा का एक तथ्य है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी आप जब प्रसारकर्ता का मूल कर्तव्य क्या होता है कि व्यक्तियों को उत्प्रेरित करे और उसके अंदर आत्मोत्थान की ओर ले जाए। ऐसा तभी संभव होगा जब वो अपनी स्वयं की सहायता करेगा, ठीक है। तो जैसे होता नहीं, कृषक जब खेती कार्य करते हैं तो उनको उन्नत तरीके से अगर आप परिचित कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कब प्रेरित होगा, जब उसका रिजल्ट उसके सामने आएगा कि हाँ मैंने इस पद्धति से इसका कार्य किया तो इससे हमें अधिक सफलता प्राप्त हुई, तो तभी वो उसको अपनाएगा या तभी उस समस्या से कुछ वो सीख पाएगा, ठीक है। छठा पॉइंट है आपका, ये कार्य नहीं कार्य है, कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए जब व्यक्ति करके सीखता है, कोई कार्य कर रहा है तो उससे क्या होता है, वो अधिक सीखता है। तो ये सबसे अच्छा है कि आपका कार्य निष्पादन, आप कार्य कर रहे हो, आपके सामने उसका रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तभी आप उसको सीख पाओगे, वरना आप उसको नहीं सीख पाओगे। तो प्रसार शिक्षण का क्या होता है, सकारात्मक या गत्यात्मक दोनों विधा होती हैं। इसमें क्रियाशीलता का क्या होता है कि आप कार्यक्षेत्र अर्थात खेतों पर बताई जाती है और उन्हें स्वयं उसका अनुपालन करना होता है, ठीक। यानी कि उसे बताया गया, जैसे हम पोषण संबंधी जानकारियाँ
महिलाओं को देते हैं, तो क्या होता है कि उसको वो जब तक निष्पादित नहीं करेंगे, जब तक उसको कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे प्रदर्शन में होता है कि विशेष प्रदर्शन हम लोग करके फिर उनको सिखाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ ये कार्यक्रम आप ये कार्य ऐसे करोगे तो आपका अच्छा होगा। तो कार्य निष्पादन द्वारा भी सीखने का सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जाता है। 7 पॉइंट आपका है स्वावलंबी का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है ये भी आपका, कि जब व्यक्ति स्वयं की सहायता करता है, क्या करता है कि कार्य निष्पादन द्वारा वो कार्य करता है। जब व्यक्ति स्वयं सहायता करने की तत्परता उसके अंदर आ जाती है तो वो क्या करता है, स्वयं कार्य निष्पादित करता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता आती है। ठीक है, जब आप स्वयं कार्य करोगे, उसका कोई निष्पादन मिलेगा, आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, तो आपको क्या होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप उस कार्य को करोगे और आपके अंदर स्वावलंबन बनने की भावना आ जाती है। तो प्रसार शिक्षा का ये सिद्धांत क्या होता है कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है संतुष्टि का सिद्धांत। ठीक है, जब आप स्वावलंबी, आप अपने आप कार्य कर रहे हो, कोई चीज़ निष्पादित कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर आत्मविश्वास आया, आप स्वावलंबी बने, और आपको जब आप सब स्वावलंबी बने, आप अच्छा रिजल्ट आपको मिला, तो आपको क्या होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी कि हमने जो कार्य किया हम उससे लाभान्वित हुए, हमें उससे लाभ मिला, तो हमें अपने आप में ही वो खुशी होगी, हमें अपने आप में वो क्या होगा कि एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। तो इसे ही कहते हैं संतुष्टि का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। 9 पॉइंट है आपका अनुनयी, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन, इसको सहन कर दीजिए, का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत, भारत में देखिए ग्रामवासी क्या करते हैं कि बहुत सदियों से पिछड़े हुए हैं, तो इनकी जो रूढ़िवादिता है, संदेह है, ईर्ष्या है, इन तत्वों को ये लोग क्या करते हैं कि उसको अपनाए रहते हैं। ठीक, उससे जो पूर्वग्रहों होते हैं उससे वो ग्रसित रहते हैं। तो इन मनोस्थितियों को किसी रूप में परिवर्तित करना या उसे उस कल्पना के कार्य में क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो जब प्रसार शिक्षण में अनुनयी या अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन जैसे प्रेरक तत्व आपके सामने आ जाते हैं, तो वो एक जो श्रोता होते हैं उनको सीखने के लिए क्या होता है, एक बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। जब वो कार्य निष्पादित करते हैं, ठीक है, कार्य निष्पादित करते हैं, और जब व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव होता है, तो वो अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित और प्रोत्साहित होते हैं। ठीक, कहने का मतलब इतना ही है कि जब कोई श्रोता बनता है तो जब उस कार्य को करता है, ठीक, कार्यक्रम प्रारंभ किया, फिर कार्यक्रम का अनुनयी बना, यानी कि उसका कार्य, अपने कार्य को स्वयं किया, फिर कुछ लोगों को उन्होंने अपने कार्य के लिए भी प्रेरित किया और स्वयं भी प्रोत्साहित हुआ। ठीक, तब क्या होता है, आपका कार्यक्रम सफलता प्राप्त करता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद करिएगा कि व्यक्तियों को कार्यक्रम के जो उत्प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि आप स्वावलंबी यानी निष्पादित हुए, आपके अंदर आत्मविश्वास आया, आप उस कार्य को और ज़्यादा किए, स्वावलंबी बन गए, फिर आपको संतुष्टि मिली, आप अनुनयी का मतलब कि आपने खुद उस कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित हुए। ठीक है, अगला है आपका संयोग का सिद्धांत। क्या है, 10वां आपका है संयोग का सिद्धांत। देखिए प्रसार कार्यक्रम में क्या होता है, ग्रामीणों के लिए जो निर्मित बनाए जाते हैं, यानी कि जो नियम बनाए जाते हैं, उनको क्रियान्वयन करने के लिए क्या होता है कि उनके साथ संयोग करना पड़ता है। ठीक है, उनका संयोग लेना पड़ता है। आपको अगर कार्यक्रम सफल बनाना है, कोई कार्यक्रम आपने लागू किया, उसको सफल बनाना है, तो सबसे पहले आप ग्रामीणों से या जिसके साथ आप कार्य कर रहे हो उनका सहयोग प्राप्त करें, तभी वो उन्नति होगा। ठीक, जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि प्रसारकर्ता क्या कर सकता है, अकेले एक कहावत कही गई है कि अकेला चना होता है जो भार नहीं फोड़ा जा सकता, अकेले चने को भार नहीं फोड़ सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रामीणों का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करना होता है। जब आप उनका विश्वास और सहयोग प्राप्त कर लेंगे, तब आपका कार्य क्रियान्वयन करोगे तो वो बिल्कुल सफल
हो जाएगा। तो सबसे पहले संयोग करिए, फिर सहभागिता का सिद्धांत। देखिए उसी के आगे संयोग का यानी कि उनका संयोग प्राप्त करिए, फिर सहभागिता का मतलब क्या होगा कि एक साथ मिलकर कार्य करना। क्या हो गया कि एक साथ मिलकर उस कार्य को किया जाए, तभी आपका कार्य सफल होगा। ठीक है। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है 12 नंबर, संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। ठीक, आप जब आप उसका संयोग प्राप्त कर लिए, उसके अंदर सहभागिता यानी आपके साथ कार्य करने की भावना आ गई, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हर किसी न किसी परिवार का सदस्य बन सकें। यानी कि आप जब उस परिवार का सदस्य बन जाएंगे तो क्या होगा कि संपूर्ण परिवार तक आप पहुंच पाएंगे, उनकी समस्याओं को जान पाएंगे। ठीक है। तो उनके कार्य को आप जो भी जैसे प्रसार कार्यों को हम महिलाओं और युवा वर्ग की सहभागिता की महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो इन नियोजन और निर्णय प्रक्रिया के लिए क्या होगा कि सबसे पहले परिवार के प्रत्येक संपूर्ण या प्रत्येक सदस्य तक पहुंचना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है आपका कि धीमा ही चलता हो चाहे आपका सिद्धांत, लेकिन प्रसार शिक्षण क्या है, एक सतत मतलब लगातार चलने वाला एक शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है। समस्याओं की विवेचना करना तथा इन सारी बातों को विस्तारपूर्वक जानने का फिर योजना बनानी चाहिए। ठीक। क्या कहता है कि क्या होता है कि जब आप कोई कार्यक्रम लाग शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, योजना बनाते हो। क्या करते हो, योजना बनाते हो। ठीक है। पहले सबसे पहले उनकी समस्याओं को विचार तक उनकी समस्याओं को हम लोग जानेंगे, फिर उस पर विस्तार पूर्वक अपना क्या करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे और उसमें वो उसके उस समस्या में क्या करना है, परिवर्तन और विकास लाना है। चाहे ये धीमी हो या सतत हो, ये लेकिन चलती रहती है और शीघ्रता से इसमें परिवर्तन लाए जाते हैं। अगर आप बहुत शीघ्रता से इस परिवर्तन पे इसको लोगों के ऊपर आप थोपोगे तो आपका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है कि देखिए समाज में एक ही प्रकार के लोग नहीं होते हैं, सांस्कृतिक रूप से उसमें विभिन्नता पाई जाती है। धर्म हो, परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, लोकाचार हो, भाषाएं हो, आदतें हो, तो सब में क्या होता है कि परिवर्तन पाया जाता है। तो प्रसार शिक्षण में क्या होता है, इन सारे प्रभावकारी तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो अपने कार्य क्षेत्र के निवासियों को क्या करना है, उसकी संस्कृति, उनका धर्म, रीति रिवाज जैसे तत्वों का आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना है, फिर उससे संबंधी योजना बनाना है, उसके बाद ही अपने कार्यक्रम पद्धति का आयोजन करना चाहिए, तभी आपका प्रसार योजना अनुकूल हो सकता है, सफल हो सकता है। फिर आपका 15वां पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्या है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। अब प्रसार शिक्षण कार्य में क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन लाना स्वाभाविक तो होता है, लेकिन उन परिवर्तनों को शिक्षा में आप परिवर्तन ला सकते हो, यातायात में ला सकते हो, औद्योगिकरण में, आर्थिक संपन्नता में, तो इन सब चीज़ों में आप ला सकते हो। कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती हैं कि परिवर्तन आते हैं तो सांस्कृतिक परिवर्तन के घोतक होते हैं, यानी कि उसको कम कर देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है ये नहीं रहेगा, राष्ट्र नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुसारता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्रामीण उत्थान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनकी जो सरकारी नीतियां आ रही हैं उनको निर्धारित करना है, योजनाएं बनानी है, फिर उन्हें क्रियान्वित करना है, फिर किस तकनीकी एवं आर्थिक सहायता भी उन्हें प्रदान करनी होती है। ये योजनाएं ग्रामीण उद्योग धंधों साक्षरता कार्यक्रम हो गया, चाहे स्वास्थ्य और स्वच्छता या गृह निर्माण कार्यक्रम या रोजगार सुविधा, मजदूरी दर, मातृ शिशु कल्याण आदि से संबंधित हो सकता है। तो प्रसार कार्यकर्ताओं के अंतर्गत क्या आता है कि प्रसारकर्ता अपेक्षा
वो अपनी कार्यक्रमों के राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप उन्हें बनाएं। राष्ट्रीय योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदत्त सुविधाओं को क्या करें कि उसे वो ग्रामीणों को परिचित कराएं और राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों से जोड़ने पर ग्रामीण समुदाय देश की क्या करें, वो सहायता करें या उनसे कदम मिला के चलें। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है स्थानीय दशा के अनुसारता का सिद्धांत। ठीक है, स्थानीय दशा के अनुसारता का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसमें कार्यक्रम स्थानीय दशा या स्थितियों पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अगर चाहे भौगोलिक हो या भौतिक या सामाजिक या बौद्धिक हो, सब में क्या करना है कि आपको इस अनेक विकास कार्यक्रम करना होता है। तो हमारे देश में सभी के अनेक गांव ऐसे भी हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है, तो लोग पीने का पानी लाने के लिए मीलों तक सफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या करना है, गांवों के उद्योग धंधे और कृषि में निष्पादन तो कर ही नहीं सकते। फिर इन क्षेत्रों में क्या होता है, एक योजना बनाते हैं, समय पानी की व्यवस्था करना मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है कि आपके पास जो भी स्थानीय संसाधन है उसी का प्रयोग किया जाए। जैसे गोबर गैस संयंत्र होता है, ठीक है, तो गांव के आसपास जो भी पहाड़ चट्टान है, ठीक है, उन्हीं से वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों में बेचा जा सके। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करने का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला पॉइंट है आपका स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। ठीक, स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, तो इसमें प्रसार शिक्षा स्थानीय नेतृत्व का समुचित श्रेय देने में विश्वास करता है। तो ग्रामीण में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उन्हें ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले कि ग्रामीण उस पर विश्वास करे, जो भी नेतृत्व करने वाला गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो सबसे पहले विश्वास करेगा, तभी उसकी बातों को वो स्वीकार करेगा। उसके बाद ही वो उन्नत प्रकार के कोई भी बीज हो या किसी नए कृषि संयंत्र हो, उर्वरक हो, तभी उसका वो अपने प्रयोग करेगा, तभी वो उसका प्रयोग करेगा, उसकी बात को मानेगा। तो प्रसारकर्ता को क्या करना चाहिए कि अपने जो भी योजना बना रहे हैं, ठीक है, उसको विवेकशीलता के साथ करनी चाहिए, तथा चाहे वो किसान हो या युवक हो, सबके साथ मिलकर या प्रशिक्षण केंद्र के पास उसे भेजकर उपयुक्त प्रशिक्षण भी देना चाहिए। किसका प्रशिक्षण, जो आप नए तकनीक या नए उपकरण कृषि करने के लिए उनके पास ला रहे हो। ठीक है, तो एक नेतृत्व करने की भी भावना उसमें होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका प्रजातांत्रिक प्राकृतिक का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि प्रसार शिक्षा पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। इस गांव चाहे जिस गांव में हर सदस्य के विकास की वो सोचे, ठीक, प्रजातांत्रिक होगा तभी वो हर व्यक्ति के बारे में सोचेगा और व्यक्ति स्वयं को प्रसार कार्यक्रम का एक अंग भी मानेगा। कार्यक्रम की सभी योजनाएं लोगों के विचार विमर्श द्वारा ही बनाएगा और क्या करेगा, प्रजातांत्रिक का मतलब ये है कि लोगों के हित में लोगों के साथ मिलकर ही वो कार्य करे। तो इसके माध्यम से ग्रामीण पंचायत को भी एक स्वस्थ स्वरूप मिलता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है स्थानीय संगठनों का संयोग का सिद्धांत। जो भी स्थानीय संगठन है तो ग्रामीण सहभागिता और स्थानीय नेतृत्व के सिद्धांत पर यह भी आधारित होता है। तो जो भी स्थानीय संगठन है, सबसे पहले आप उनका योगदान करें, उनसे योगदान प्राप्त करें, संगठन उनसे पूर्व स्थापित भी हो सके तथा नव स्थापित भी हो सके। तो इन से चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप उन संगठनों के साथ मिलकर अपने कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है, देखिए मैं आपको इतना ज़्यादा पॉइंट क्यों दे रही हूँ कि अगर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कुछ रह जाता है, ठीक है, कुछ याद रह जाएगा, आप एग्ज़ाम का समय बहुत पास है, तो मैं इसलिए सबका एक एक विस्तार करके भी आपको बता रही हूँ। हेडिंग ही आपको नहीं लिखना है, उसके अंतर्गत भी आपको लिखना है। अगर आप 20 पॉइंट भी लिख देते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, उसमें से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं इन सारे पॉइंट को आपको बता रही हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा एक रफ कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर देते जाते समय इसको बस देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से बस सुन लीजिए। समता का सिद्धांत, ठीक, अगला आपका क्या है, समता का सिद्धांत।
तो इसमें क्या होता है कि गाँव में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय भी होते हैं, धर्म भी होते हैं, जाति के लोग भी निवास करते हैं, तो इनके रीति रिवाज जो भी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, जो भी सांस्कृतिक अंतर होते हैं, इनको समान अधिकार देना चाहिए, देने के अवसर देना मतलब मिलना चाहिए, तभी आप धर्म स्वावलंबी या जातियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, प्रजातांत्रिक जो ढांचा आपका होता है वो खंडित नहीं होगा और संपूर्ण ग्रामीण वासियों का विकास भी हो पाएगा। अगला आपका पॉइंट है व्यवहारिक लिखना था यहाँ पे, व्यवहारिक, ठीक है, इसको ये चलिए यहाँ पे ही कर दीजिए, व्यवहारिक विज्ञान एवं तकनीकी का सिद्धांत। तो इसमें भी आपका है कि जो भी तकनीकी आप अपना रहे हो वो वैज्ञानिक हो, शिक्षकों द्वारा हो, प्रसारकर्ताओं, जनसंचार के माध्यम से हो, तो जो वो भी तकनीक आप अपनाओ वो व्यवहारिक हो, तभी आपका वो सफल होगा। ठीक है, प्रशिक्षण विशेषज्ञ का सिद्धांत है। देखिए, जो भी प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति हो वो एक उसके लिए वो क्या हो, विशेषज्ञ को लाया जाए जिसको सारी जानकारी, विशेषज्ञ मतलब हो गया कि जैसे आप एक गृह विज्ञान का हो, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान, तो वो उसी का में एकदम से महारत हासिल किया हो, ठीक है, उसी को विशेषज्ञ कहते हैं। तो अगर आप विशेषज्ञों द्वारा आप उसको प्रसारित करा रहे हो, उस कार्यक्रम को लागू करा रहे हो, तभी वो सफल होगा, नहीं तो वो विफल भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्रशिक्षित विशेषज्ञ है उसी का वहाँ पे लाया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या, आपका जब विशेषज्ञ द्वारा आप किसी को ज्ञान प्रदान कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, और वो क्या करेगा, एक ऐसी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेगा जो सबके लिए अनुकूलतम सिद्ध होगा, ठीक, सबके लिए अनुकूल या सिद्ध होगा। सभी ग्रामीण उसको उस शिक्षा पद्धति द्वारा सूचना प्राप्त कर पाएंगे और लोग विवेकपूर्ण तार्किक ढंग से उस पर सोच और समझ भी पाएंगे। अब आपका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये जो पॉइंट है मूल्यांकन का सिद्धांत, इसको आपको लास्ट में ही लिखना है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि मूल्यांकन का सिद्धांत लास्ट में ही आता है, क्योंकि सारी कार्यक्रम होने के बाद आपको मूल्यांकन करना है कि हमारा कहाँ पे कार्यक्रम सफल हुआ, कहाँ पे असफल रहा। तो मूल्यांकन का कार्यक्रम वो सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है कि प्रसार शिक्षा के मान लो जो भी फलों को आपने मापा, विशेष कठिन तो आई, लेकिन प्रसार शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है और उन्होंने इसके संदेशों को किस हद तक समझा, ठीक है, प्रसार शिक्षा का कितना अनुसरण किया गया, और इन बातों की जानकारी मूल्यांकन द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो। तो मूल्यांकन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, आपका सिद्धांत मैंने आपको 26 पॉइंट बताए हैं, 26 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे पूरी व्याख्या के साथ हमने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेटा, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का सिद्धांत क्या है, तो इस तरह से इसको मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। अगली वीडियो में फिर